हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी बेस्ट तरीके से चल रहा होगा। गाइज, हमने जो क्लास स्टार्ट किया था बिहार बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल के लिए, आज जो इस क्लास है आपका बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल के लिए एमसीक्यू टेस्ट जो शुरू किए थे वो ये आपका पार्ट 8 है और सारे क्वेश्चन हिंदी में है। सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से सिलेक्टेड किए गए हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है आप लोगों को। क्या होगा राइट आंसर? पहला क्वेश्चन है, मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वाहक है। मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वाहक है। क्या होगा राइट आंसर? मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले वाहक कौन सा है? ऑप्शन है आपका टीडीएनए, ऑप्शन बी में है आपका बीएससी और वाईएससी अभिव्यक्ति वेक्टर, या फिर टी या ए क्लोनिंग वेक्टर। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बीएससी और जो है वाईएसी, यानी बीएससी एंड वाईएसी, यानी बीएससी यानी कि बैक्टीरियल, वाईएसी यानी कि ईस्ट, ये दोनों का जो है जीनोम जो है ना उपयोग किया जाता है मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया और ईस्ट का जो है जीनोम यूज किया जाता है कि इसमें मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, डीएनए टेम्पलेट पर किस दिशा में एमआरएनए का संश्लेषण होता है? डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का संश्लेषण जो है किस दिशा में होता है? मान लिया जाए ये है आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए का जो अनुक्रमण होता है 3' to 5' होता है। ठीक है, इस दिशा में होता है, लेकिन एमआरएनए का जो संश्लेषण होता है 5' to 3' की दिशा में होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा एमआरएनए का संश्लेषण इसके 5' to 3' में होता है। ठीक है, 5' to 3' में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5' to 3'। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक कूट बना होता है, यानी कि आनुवंशिक कूट में होते हैं, क्या होते हैं? आनुवंशिक कूट किसका बना होता है? आनुवंशिक में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन है आपका एडेनिन और ग्वानिन, ऑप्शन बी में है साइटोसिन और यूरेसिल। साइटोसिन व ग्वानिन उपयुक्त सभी आनुवंशिक कूट में होते हैं। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, यदि डीएनए में थायमिन की प्रतिशत मात्रा 20 हो और जो ग्वानिन की प्रतिशत मात्रा होगी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीएनए में थायमिन की प्रतिशत मात्रा 20% है। ठीक है, और ग्वानिन की प्रतिशत मात्रा पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि हमारे डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ठीक है, कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चिरगाफ एक वैज्ञानिक थे। कौन? चिरगाफ। याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। चिरगाफ रूल किसने दिया था? तो चिरगाफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया, ये नियम दिए थे। इसके नियम के अनुसार से अगर एडेनिन जो है, अगर इसमें जो है इसके नियम के अनुसार पिरामिडिन का अनुपात जो है प्यूरिन के अनुपात के बराबर होता है। हमारे पास 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और जो है
पिरामिडिन, ठीक है, प्यूरिन और पिरामिडिन। इसके अनुसार से जो नाइट्रोजन बेस के अनुपात होता है वह प्यूरिन का अनुपात प्यूरिन जो है बराबर होता है किसके, पिरामिडिन के। प्यूरिन किसके बराबर होते हैं, पिरामिडिन के अनुपात के बराबर होते हैं। अगर एडिनिन, ठीक है, अगर एडिनिन की मात्रा 20% हो, ठीक है, अगर एडिनिन की मात्रा 20% हो, थायमिन की भी मात्रा कितना होगा, 20% ही होगा, ठीक है। अगर गुआनिन की मात्रा, साइटोसिन की मात्रा 30% हो तो गुआनिन की भी मात्रा कितना प्रतिशत होगा, 30% ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थायमिन की मात्रा 20% हो तो गुआनिन की मात्रा क्या होगी, तो गुआनिन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गुआनिन की मात्रा पूछा रहा है, थायमिन की 20% मात्रा, तो एडेनिन की मात्रा क्या होगी, 20% होगी। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे किसके लिए पूछ रहा है, थायमिन टू एडेनिन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है आपका। मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान के नियंत्रित उत्तरदायी है, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, कार्पस कैलोसम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, आपको पता होगा। और ये जो है किस चीज़ को नियंत्रित करता है, यह जो है शरीर की ताप, भूख, प्यास और अन्य प्रतिरक्षा चीज़ों को क्या करता है, भूख, प्यास और अन्य प्रतिरक्षा चीज़ों को क्या करती है, नियंत्रित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है आपका। मानव के पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, जिनमें यह भाग है, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, मुख्यतः 3 भाग होते हैं, वह कौन कौन सा, वह उनमें से एक दिया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका मेरुरज्जु, कार्पस कैलोसम, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। क्या होगा राइट आंसर, तो देखिए मानव मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से हैं, मानव मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन हैं, आपको पता होगा। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है, उसके बाद होता है आपका पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, उसके बाद होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप अब राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, जिनमें से वह भाग है मेरुरज्जु, तो होगा नहीं, ठीक है, कार्पस कैलोसम, ये तो मस्तिष्क का भाग, मिडिल मस्तिष्क का भाग है, यानी मिडिल ब्रेन का भाग है। यहाँ पे अनुमस्तिष्क, यहाँ पे देखिए 1 नंबर में है, ये जो ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है। और हाइपोथैलेमस अभी बताइए, ये जो है 4 ब्रेन का पार्ट है।
ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है वेगस तंत्रिका है, वेगस तंत्रिका क्या है? वेगस तंत्रिका जो है ना, कपाल का 10वां होता है। ठीक है, 10वां वेगस तंत्रिका 10वां तंत्रिका होता है। ठीक है, और यह जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ी तंत्रिका होती है। ठीक है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र है। वेगस तंत्रिका तंत्र क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह कहाँ से कहाँ तक होता है? यह कपाल से यानी कि ब्रेन से इंस्टेटाइन यानी कि आंत तक होती है, आंत तक फैली जाती है। ठीक है, यह कहाँ तक जाती है? ब्रेन से आंत तक जाती है। यह सबसे बड़ी होती है, इसलिए गतिमय तंत्रिका तंत्र यानी कि वेगस तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो है हमारे शरीर की कौन से क्रिया को नियंत्रित करती है? यह जो है पाचन, हृदय की गति जिसको हार्ट बीट कहते हैं, हृदय की गति, श्वसन, पाचन, हृदय की गति, श्वसन और जो है निगलने जैसे क्रिया, और बोलने की क्रिया को भी क्या करता है? ये बोलने की क्रिया को भी ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन सा? वेगस तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 10वीं तंत्रिका तंत्र है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है? मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो क्या होती है? अस्थायी होता है। ऑप्शन है आपका तंत्रिका स्रावी पिंड, पित्तक पिंड, अंडाभ पिंड, पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है क्या होती है? अस्थायी होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण अंडाशय के उत्सर्ग के बाद होता है। आपको पता होगा ओवम जो होती है अंडाशय, ठीक है, इस तरीके से ओवम की संरचना होती है, आपको पता होगा। इसमें जो पुटक बनती है ना, जिससे ग्राफियन पुटक सभी बनता है, जिसके बाद ओव्यूलेशन होता है, अंडाणु का बनता है। इसके अंडोत्सर्ग के बाद जो है ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम का पित्तक पिंड का निर्माण होता है। ठीक है, और पित्तक पिंड के निर्माण के बाद जो है यह क्या, इसमें जो है 2 प्रकार का हार्मोन निकालती है, जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन और जो है एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन क्या करती है? स्रावित करती है। ठीक है, कौन कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करती है। कौन जो है? पित्तक पिंड, जिसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद क्या कहते हैं? ये जो है ख़त्म हो जाता है, फिर से बनना शुरू होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीटोसिन सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, और ये सहायता करता है किसमें? दुग्ध स्रावन में, या शिशु जन्म में, या फिर अंडोत्सर्ग में, या भ्रूण रोपण में।
क्या होगा राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन किस में सहायता करता है, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है शिशु के जन्म में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए में है दुग्ध स्रावन में, दुग्ध स्रावन में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जो है सहायता करता है। कौन, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। अंडोत्सर्ग में जो है कौन सहायता करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सहायता करती है अंडोत्सर्ग में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन जो है मदद करता है किसमें, शिशु जन्म में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन विटामिन है, लिपिड है, हार्मोन है, एंजाइम है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी सी होगा, हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे पेंक्रियाज से निकलते हैं, जिसको हम लोग अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्लैंड यानी कि मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इससे एक प्रकार का एंजाइम भी निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम भी निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फल अनिषेक फल है। आपको बताए थे अनिषेक फल कब बनता है, ये आपका अंडाशय हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अंडाशय। यहाँ पे आपका क्या था, पुंकेसर। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, पुंकेसर। अगर परागण की क्रिया, अगर परागण की क्रिया यहाँ पे कहाँ पे, वर्तिकाग्र पर होकर के, अंडाशय में ना होकर के, अगर परागण की क्रिया अंडाशय में ना होकर के कहाँ पे हो जाए, यहाँ पे, इसको क्या कहता है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र में हो, अगर निषेचन की क्रिया वर्तिकाग्र में ना होकर के, सॉरी अंडाशय में ना होकर के कहाँ हो जाए, वर्तिकाग्र पर ही हो जाए, तो इस क्रिया के दौरान क्या, कौन से फल का निर्माण होता है, और निषेक फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सेब, कटहल, केला, बैगन। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, केला। केला जो है एक प्रकार का अनिषेक फल होता है, क्योंकि आप देखे होंगे केला का जो होता है हमेशा, ये केला का पेड़ हो गया और इसका फल जो होता है हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है, क्योंकि इसका जो है अंडाशय घरक करके कहाँ चल जाता है, वर्तिकाग्र पे आ जाता है। ठीक है, इसका अंडाशय में जो ओव्यूल होते हैं घरक के कहाँ चल जाता है, वर्तिकाग्र पर घरक के चल जाता है, जिसके कारण निषेचन वहीं पे हो जाता है। ऐसा गुण केला में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटीन कहलाती है। उपास्थि में जो मैट्रिक्स उपस्थित होते हैं, है ना, उस उपस्थित प्रोटीन जो है क्या कहलाती है। ऑप्शन आपका कॉन्ड्रीन, केसिन, कार्टिलेज, ओसिन। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्टिलेनेज। ठीक है, कार्टिलेजिन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी में है, ये जो है दूध में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, आपको पता होगा। ओसिन प्रोटीन जो है अस्थि में पाया जाता है, यानी कि बोन में। ठीक है, ये बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपका, आरएनए में नहीं पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। आपको बताए थे कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं डीएनए और आरएनए में दोनों में बराबर होता है, 4-4 होता है। ठीक है, डीएनए में पाए जाने वाला जो नाइट्रोजनस बेस है वो है हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, और आरएनए में जो पाया जाता है, आरएनए में पाए जाने वाला जो नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं थायमिन की जगह क्या पाया जा रहा है, यूरेसिल। ठीक है, थायमिन की जगह पे क्या पाया जा रहा है, यूरेसिल। एडेनिन होगा क्या, नहीं,
एडिनिन तो आरएनए में भी पाया जाता है, ठीक है। साइटोसिन होगा क्या, साइटोसिन तो आरएनए में भी पाया जाता है। यूरेसिल होगा क्या, यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं यूरेसिल, यूरेसिल तो पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, तो थायमिन नहीं पाया जाता है। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो थायमिन नहीं पाया जाता। थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जल का प्रकाश अपघटन के लिए किसका होना अनिवार्य है। आपको पता होगा क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल में जल का अपघटन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या होता है, जल का अपघटन होता है किसके द्वारा, H2O का अपघटन होता है किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल में जल का अपघटन होता है, ठीक है। इसके लिए जो है कौन सी तत्व का अनिवार्य है। ऑप्शन है आपका मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरोन। इसके द्वारा जो है आपको पता होगा कि H2O टूटता है तो किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा अनिवार्य है। यहाँ पे जो है 3 प्रकार का तत्व का अनिवार्य होता है। पहला है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीज और क्लोरीन, ठीक है। ये तीनों अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, देखिए मैग्नीशियम तो दिया नहीं है, क्लोरोफिल तो दिया नहीं है, क्या दिया, क्लोरीन तो दिया नहीं है, क्या दिया है, मैग्नीज दिया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है पौधों में पाए जाने वाला मुख्य तत्व है, पौधों में पाए जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है। कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, लोहा। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और मैग्नीज और लोहा जो है मिनिमम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, मिनिमम मात्रा में पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन भी पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, लेकिन कार्बन से ज़्यादा नहीं पाया जाता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है। वायरस का जो आवरण होता है इसका क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन आपका कैप्सिड, वॉरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोड। वायरस का जो आवरण होता है क्या, उसका क्या नाम दिया जाता है। एक मान लिया जाए ये वायरस हो गया, इसके ऊपर है ना प्रोटीन का आवरण होता है, इसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का आवरण होता है। इसके ऊपर जो प्रोटीन का आवरण होता है, इस आवरण को क्या कहा जाता है, इस आवरण को कैप्सिड कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कैप्सिड, ठीक है। वायरस का जो आवरण होता है क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है एक सामान्य स्वस्थ मानव वयस्क के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी। एक स्वस्थ मानव है, उसके 100 ml रक्त में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है कितनी होती है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 से 16 mg यानी मिलीग्राम। ऑप्शन बी में है आपका 5 से 11 मिलीग्राम, 25 से 30 मिलीग्राम, 17 से 20 मिलीग्राम। क्या होगा राइट आंसर, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 12 से 16 मिलीग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 12 से 16 मिलीग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के एक जीनोम में कितने क्षार युग्म होते हैं। किसी व्यक्ति के एक जीनोम में कितने क्षार युग्म होते हैं। ऑप्शन है आपका 7 × 10⁴। ऑप्शन बी में आपका 2.8 × 10⁷, ठीक है। ऑप्शन सी में है आपका 3 × 10⁹। ऑप्शन डी में आपका 4 × 10⁹। क्या होगा राइट आंसर, जो आपका मानव जीनोम होते हैं उसमें के क्षार युग्म में लगभग में 3 बिलियन क्षार युग्म होते हैं, ठीक है। कितने क्षार युग्म होते हैं, 3 बिलियन क्षार युग्म होते हैं, और ये बराबर होते हैं 3 × 10⁹ के। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ले बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है राइबोसोम की खोज किसने की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइबोसोम की खोज किसने की, गोल्जी ने, पोर्टर ने, डी बर्टिस ने, प्लेड ने। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लेड ने इसका खोज किया था राइबोसोम का। गोल्जी उपकरण ने
गोल्जी साहब ने, कैमिलो गोल्जी इसका पूरा नाम था, और इन्होंने जो खोज किया था गोल्जी उपकरण का, जिसको हम लोग गोल्जी का या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, ये थे हम। अच्छा, एक और क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम लोग आरआरएनए भी कहते हैं। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए को क्या कहते हैं हम लोग? आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए का सक्रिय संश्लेषण कहाँ पे होता है? कोशिका के किस अंग में जो है आरआरएनए का संश्लेषण होता है? आपका ऑप्शन है लाइसोसोम में, न्यूक्लियोलस में यानी केंद्रिका में, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका में, राइबोसोम में। और राइबोसोम से तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आपको पता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा एंजाइम भरा रहता है। न्यूक्लियस में इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, न्यूक्लियस में आरआरएनए का संश्लेषण होता है। ये आपका केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसी में बिना केंद्रक का कुछ संरचना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रिका में ही आरआरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, जिसको राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज क्लास प्रश्न। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।